नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। ह्यूमन न्यूट्रिशन हम लोगों ने बायोलॉजी में स्टार्ट किया था। उसके पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना कि ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या है, उसके बेसिक्स क्या हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे मानव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो सारे न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन, उनके बारे में बेसिक्स, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा। अब आज हम जो है एक एक न्यूट्रिएंट को, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और लिपिड है, तो इन सबको जो है वन बाय वन जो है टेकअप करेंगे और इनके बारे में डिटेल में जो है पूरा क्लासिफिकेशन, इनके एग्जाम्पल सहित जो इनको पढ़ेंगे। हो सकता है जो लोग साइंस बैकग्राउंड के ना हो आप में से, उनको थोड़ा सा जो है बोरिंग लगे जो है ये लेक्चर, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बहुत ही डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड निम्न में से कौन सा है, अनसैचुरेटेड कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं UPSSC जैसे एग्जाम्स में। इसलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको ध्यान से पूरे सेगमेंट को देखेंगे और एक बार इस वीडियो को रिपीट करके बाद में देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जिसको हम लोग एक सिंपल तरीके से कहें कि शर्करा जितनी भी होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। बहुत सारे फॉर्म समझाते हैं, ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब कैसी है, शर्कराएं होती हैं। अब इनकी कुछ खासियत होती हैं, इनका जो है कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होता है जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो हम जानते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले जैविक अणु हैं, यानी ये जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनाए जाते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम अलग अलग लिखें अगर, कार्बो पर प्लस हाइड्रेट्स, यानी ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, जिसमें CHO, ये तीन आपको याद रखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के तीन मुख्य घटक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका जो है अनुपात भी होता है। C के साथ यानी कार्बन के साथ अंतिम दो परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के रूप में जुड़ जाते हैं। जो जल होता है वो कार्बन के साथ जुड़ जाता है, इसीलिए इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। तो यहां तक तो बात सिंपल थी, आपको समझ में आ गई होगी। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। तो ये इसका केमिकल नेचर जो है बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं नेचर में, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, जिनका सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब यहां पर जो है ये टाइपिंग में इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन इसको कैसे लिखना चाहिए, CnH2n और ON, ये इसका जो है सही तरीका है लिखने का। ये इसका जो है एक सामान्य रासायनिक सूत्र होता है, इसी फॉर्म में इसको लिखा जाता है। अब N की जो वैल्यू होगी उसके अनुसार जो है कार्बोहाइड्रेट्स का जो है नेम चेंज होता रहेगा। अब इसको अगर हम क्लासीफाई करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, तो इसको हम तीन मेजर ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स इनके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें शर्करा का एक अणु होगा यानी मोनो। ऑलिगोसैकराइड्स एक से ज्यादा होंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होंगे। अब ये डाइसैकराइड हो सकता है, ट्राइसैकराइड हो सकता है, एक से ज्यादा होंगे। और पॉलीसैकराइड का मतलब जो है कई सारे अणु जो हजारों की संख्या में जो है आपस में जुड़ के पॉलीसैकराइड का निर्माण करेंगे। तो एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले हम मोनोसैकराइड की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के ये सबसे छोटे अणु होते हैं तथा इन्हें और छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता है, यानी आप ये कह सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक यूनिट्स होते हैं। इनसे ज़्यादा छोटा रूप जो है कार्बोहाइड्रेट का और नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें सैकराइड्स कहते हैं। जो सैकराइड जो टर्मिनोलॉजी है साइंस की, उसका जो सामान्य अर्थ क्या होता है, शुगर या शर्करा, क्योंकि इसके मीठेपन के कारण। इनका रासायनिक सूत्र जो है CnC2nOn होता है, जिस तरह से हम लोगों ने ऊपर जो लिखा वही उसी तरह से कह सकते हैं। इसमें N जो है कम से कम 3 तथा अधिकतम जो है 8 से 10 हो सकता है। इसको आगे हम देखेंगे ये क्या चीज़ है।
तो 3 कार्बन से कम कार्बन वाले जो है मोनोसेक्राइड नहीं होते। यानी मोनोसेक्राइड में सबसे एक इसकी विशेषता क्या हो गई कि कार्बन के कम से कम 3 अणु जो है उसमें होना जरूरी है। सबसे छोटा मोनोसेक्राइड कभी आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसिटिनोफॉस्फेट, ये जो है सबसे छोटा जो है मोनोसेक्राइड अणु होता है। ये जल तथा ध्रुवीय विलायकों यानी वाटर और पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं, उसमें ये घुल जाते हैं तथा इनका नाम उसमें उपस्थित कार्बन के आधार पर किया जाता है। अब ये नामकरण किस तरह से होता है, अगर कार्बन के इसमें एटम्स 3 है यानी ये C3 है तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रायोज सुगर कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये कैसे हो गए, 3 कार्बन वाले जो है कार्बोहाइड्रेट हो गए, मोनोसेक्राइड हो गए। C4 है अगर जो है कार्बन के 4 अणु है तो इसको हम क्या कहेंगे, टेट्रोसिगोर कहेंगे। और इरिथ्रीज जो है इसका जो है एग्जाम्पल हो गया। C5 जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं, और पेंटोज शुगर जो है हमारे जीवन के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे एबेंडेंट और सबसे जरूरी इसका एग्जाम्पल क्या है, राइबोज शुगर होती हैं जो डी राइबोज टाइप की भी होती है, यानी आरएनए और डीएनए में जो शुगर पाई जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो किस तरह की होती है, वो पेंटोज शुगर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर C6 अगर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हेक्सोज शुगर कहेंगे। हेक्सोज शुगर सबसे ज्यादा काम की शर्करा होती है जो हमको शरीर में सीधे ऊर्जा प्रदान करती है। कौन कौन सी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और मैनोज। तो ग्लूकोज से ही जो है ज्यादातर एनर्जी हमारे आती है, बाकी सभी से, और इनके जो स्रोत विभिन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज की बात कर लें, इसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। अभी हमने देखा ये किस तरह की शर्करा है, ये हेक्सट्रोज है। तो इसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर, यानी अंगूर का जो है अंगूर की शर्करा कहते हैं। ये मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है। यानी हमारे जो ब्लड में शुगर होती है वो कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है। अब हम डेक्सट्रोज की बात करते हैं तो डेक्सट्रोज कहाँ से प्राप्त होती है, मक्का से, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्न शुगर के नाम से भी जानते हैं। डेक्सट्रोज को हम किस नाम से और जानते हैं, कॉर्न शुगर। तो मेनली जो है डेक्सट्रोज जो है कॉर्न शुगर होती है। और ये ग्लूकोज के ब्रैकेट में जो डेक्सट्रोज लिखा है इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं आपको इस तरह से लिखा मिल सकता है कि डेक्सट्रोज को ग्रेप शुगर कहते हैं, लेकिन मेनली जो है ग्लूकोज को ही ग्रेप शुगर कहते हैं और डेक्सट्रोज को क्या कहते हैं, हम कॉर्न शुगर या मक्का का शर्करा कहते हैं। गैलेक्टोज की बात करते हैं तो गैलेक्टोज क्या है, ये मिल्क शुगर है, यानी जो दूध में पाए जाने वाली शर्करा है उसका ये मुख्य घटक है। फ्रक्टोज बहुत बार पूछा जा चुका है। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर या फल से प्राप्त होने वाली शर्करा कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। तो एक क्वेश्चन आपका ये क्या है कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शुगर कौन सी है, फ्रक्टोज है, जो कि हमें फलों से प्राप्त होती है। इसका अगर स्वीटनिंग इंडेक्स पूछ लिया जाए, यानी शर्कराओं का जो मीठापन होता है उसको नापने का एक इंडेक्स होता है जिसको हम स्वीटनिंग इंडेक्स कहते हैं। स्वीटनिंग इंडेक्स इसका 170 है, जो कि नेचुरल शुगर्स में सबसे हाई है। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपने देखा होगा, जिन लोगों को डायबिटीज होती है तो वो नॉर्मल शुगर लेने से बचते हैं तो वो आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल शुगर जो है डायबिटीज रोगियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे मीठा आर्टिफिशियल शुगर कौन सी है। तो सबसे मीठा आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है एडवांटेम है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सी है, एडवांटेम। फिर बाकी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनके भी कुछ नाम याद रखिए, एस्पार्टेम, एस्पार्टेम के सैक्रीन, सैक्रीन आपने सुना ही होगा। उसके अलावा सुक्रालोज और नियोटेम, ये सभी जो है आर्टिफिशियल शुगर्स हैं। तो एक आप इसको ट्रिक समझ लीजिए या याद करने की एक विधि, टेम जो है लगा होता है। आर्टिफिशियल शुगर्स में मोस्टली जो है आखिरी में
TAME लगा होता है, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि वो आर्टिफिशियल शुगर है। रक्त में और मूत्र में यानी यूरिन और ब्लड में जो शुगर की मात्रा की जांच की जाती है उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? बेनेडिक्ट्स टेस्ट या फेहलिंग्स टेस्ट कहते हैं। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि फेहलिंग टेस्ट जो है किस लिए किया जाता है, तो आपको बताना चाहिए कि फेहलिंग टेस्ट जो है ब्लड और हमारे जो यूरिन में शुगर की माप करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम ऑलिगोसैकेराइड की, जो मोनोसैकेराइड के बाद ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगो का अर्थ ही होता है कुछ, यानी कुछ शर्कराएं जब आपस में जुड़ जाती हैं तो ऑलिगोसैकेराइड का निर्माण करती हैं। अब ये ऑलिगोसैकेराइड जो है ये मोनोसैकेराइड्स के 2 या 2 से अधिक परंतु 10 से कम, यानी 2 से ज़्यादा होंगी, 2 होंगी या 2 से अधिक जो है मोनोसैकेराइड्स होंगी, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होंगी। या 10 से ज़्यादा होंगी तो क्या बन जाएगा? तब पॉलीसैकेराइड बन जाएगा, जो तीसरा टाइप है। तो 2 या 2 से अधिक परंतु 10 से कम अणुओं से मिलने से जो है ऑलिगोसैकेराइड बनते हैं, तथा इसके हाइड्रोलिसिस यानी इसके जो है जल के विखंडन टूटने से एक से अधिक मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक से अधिक जुड़ के प्राप्त होते हैं। अब कभी कभी पूछा जाता है डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ ऑलिगोसैकेराइड, बट डाइसैकेराइड में 2 ही जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के, और ऑलिगोसैकेराइड में जो है ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं। ऑलिगोसैकेराइड उन सभी कार्बोहाइड्रेट्स को कहेंगे जिनमें शुगर के 2 से लेके 10 तक अणु जो है आपस में जुड़े हुए हों। तो 2 मोनोसैकेराइड्स से जो है कैसे जुड़ते हैं, कभी कभी बॉन्डिंग पूछ लेते हैं। मोनोसैकेराइड जो आपस में 2 जुड़ते हैं उनका कौन सी बॉन्डिंग होती है, उसको हम ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसाइड बंध हिंदी में, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड इंग्लिश में, यानी जो कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन आपस में जुड़ते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है ये कौन सा होता है? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और इसमें जल का एक अणु निकलता है जब ये बॉन्डिंग होती है। इसे निर्जलीकरण संघनन अभिक्रिया कहते हैं, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है, जब जो है जल का एक अणु बाहर आता है। सामान्यतः ऑलिगोसैकेराइड भी स्वाद में मीठे, जल और अम्ल में घुलनशील, मीठे होते हैं, जल और अम्ल में घुलनशील होते हैं, परंतु सुक्रोज घुलनशील नहीं होता। ये आपको याद रखना है कि कौन घुलनशील नहीं होता है? सुक्रोज, क्योंकि सामान्य तौर पे सभी ऑलिगोसैकेराइड जो है जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑलिगोसैकेराइड भी है सुक्रोज जो जल में नहीं घुलता है, यानी अघुलनशील होता है। अब ऑलिगोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, सबसे जरूरी पार्ट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले बात करते हैं माल्टोज। माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है। ये कहाँ पर होता है? अंकुरित बीजों में होता है, और स्टार्च में माल्टोज शुगर पाई जाती है। लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज जो है इसको हम दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। अब ये बॉन्डिंग आपको याद रहे ना ये रहे इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन लैक्टोज अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिल्क शुगर होती है। सुक्रोज क्या होती है? सुक्रोज जो है केन शुगर होती है, यानी गन्ने के रस में पाए जाने वाली शर्करा, केन शुगर। ट्रेहलोज क्या होती है? ये मशरूम और कुछ जो है इंसेक्ट्स में, कीट पतंगों में पाए जाने वाली शर्करा होती है। तो अगर आप ये 4 ही याद रखते हैं ऑलिगोसैकेराइड, तो इनसे जो है आपसे पूछा एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अब हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो 10 से ज़्यादा अणु अगर आपस में जुड़ रहे हैं या हजारों अणु जो है शुगर के आपस में जुड़ रहे हैं तो वो क्या निर्माण करते हैं? पॉलीसैकेराइड। इसका नाम ही है पॉली। तो जब हजारों मोनोसैकेराइड या ग्लूकोज के अणु आपस में मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है, लेकिन न्यूनतम सीमा कितनी है? 10 से ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद कितने भी हजार अणु जो है हो सकते हैं। अब इसका एक पहला टाइप है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, यानी ऐसे पॉलीसैकेराइड जो किसी न किसी फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसका केवल हमको उदाहरण देखना है। सबसे पहले हम स्टार्च देखते हैं। स्टार्च कहाँ पर क्या होता है? ये पौधों का संचित भोज्य पदार्थ होता है। स्टार्च जो है मेनली पौधों में ही पाया जाता है, और ये पौधों में संचित यानी स्टोरेज फूड की तरह काम करता है। ग्लाइकोजन
ये हमारे शरीर में यानी जंतुओं के शरीर का भोज्य पदार्थ होता है संचित। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो उसको जो है ग्लाइकोजन के रूप में हमारा शरीर जो है संरक्षित कर लेता है, और जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज बन के जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इनुलिन फ्रक्टोज शुगर टाइप होती है और ये डहेलिया के रूट सेल से मिलती है, इसी से जो है इंसुलिन का भी निर्माण होता है। डेक्स्ट्रेन जो है ये ईस्ट यानी खमीर जिसे कहते हैं आप, और बैक्टीरिया में संचित भोज्य पदार्थ होता है। ग्लाइकोजन अभी हमने ऊपर भी बात की, ये स्केलेटन मसल्स और लीवर सेल्स में संचित होता है। मुख्यतः जो है इसका जो डिपोजिशन होता है, इसका जो स्टोरेज होता है शरीर में, कहाँ पर होता है? स्केलेटन यानी हमारे कंकाल तंत्र की जो है मसल्स में, और लीवर सेल्स में जो है इसका संचय होता है। कुछ ईस्ट और बैक्टीरिया भी ग्लाइकोजन का संचय करते हैं। दांतों पर उगने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं? डेक्स्ट्रेन का निर्माण करते हैं। डेक्स्ट्रेन भी एक जो है पॉलीसेकेराइड है जिसका निर्माण कौन करता है? दांतों पर उगने वाले बैक्टीरिया जो दांत के धब्बों के लिए जिम्मेदार होते हैं। टीथ पे जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं वो कुछ बैक्टीरिया एक शुगर का निर्माण करते हैं जिसका नाम है डेक्स्ट्रेन, उससे जो है दांतों पर धब्बे धब्बे से दिखते हैं। अब पहले हमने पॉलीसेकेराइड में पहला हमने स्टोरेज वाले पढ़े, अब हम स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं जो उसका दूसरा टाइप है। इसमें क्या आता है? सेलुलोज। सेलुलोज आप जानते हैं कि ग्लूकोज की बहुत लॉन्ग चेन होती है और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या होता है? सेलुलोज जो है सेल वॉल का जो है प्रमुख घटक होता है। सेल वॉल का निर्माण जो है सेलुलोज से होता है। काइटिन, इसको एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन भी कहते हैं। ये इंसेक्ट जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के जो है जीव जंतु हैं उनकी जो त्वचा होती है, उनके जो पर होते हैं, वो सभी जो है काइटिन की जो है उनकी वॉल बनी होती है। सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक और बायोपॉलीमर है। ये दोनों ही टर्म याद रखिएगा, पूछे भी जा चुके हैं। सेलुलोज क्या है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है और साथ ही ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बायोपॉलीमर यानी जैव बहुलक है, और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला दुनिया में पॉलीसेकेराइड है। क्यों? क्योंकि सेलुलोज जब हर प्लांट की सेल वॉल में पाया जा रहा है तो वो सोचिए कितनी ज्यादा मात्रा में उपस्थित है पृथ्वी पर, इसीलिए सबसे ज्यादा पाया जाने वाला दुनिया में पॉलीसेकेराइड है। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेलोफेन और आर्टिफिशियल रेयान सेलुलोज से बनाया जाता है। तो जो रेयान होता है, कृत्रिम जो है रेशा, वो किससे बनाया जाता है? सेलुलोज से बनाया जाता है, और सेलोफेन भी जो है इसी से बनाया जाता है। सेलुलोज एसीटेट से हाई क्वालिटी फैब्रिक, प्लास्टिक और शटर प्रूफ ग्लास का निर्माण किया जाता है। ये सब इसके उपयोग हो गए। जीवाणुओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। आपने जब बैक्टीरिया पढ़ा होगा कभी, तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस तत्व से बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसमें एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड और एन एसिटाइल न्यूरैमिक एसिड पाया जाता है। ये सभी क्या है? ये सभी पॉलीसेकेराइड ही हैं। यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये पॉलीसेकेराइड है जिसके मुख्य घटक एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड और एन एसिटाइल न्यूरैमिक एसिड। इसमें केवल एन और एम का अंतर है, न्यूरैमिक और म्यूरैमिक में जो है। आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमने जो है खत्म कर लिया जो है कार्बोहाइड्रेट का। अब हम स्टार्ट करते हैं फैट। फैट क्या होता है? तो ये दो प्रकार के अणुओं से बनता है। यानी फैट का जो कंपोजिशन होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि फैट जब टूटती है तो उससे क्या बनता है? फैटी एसिड बनता है और ग्लिसरॉल। दो चीज आपको जरूर याद रखना है कि फैट जब विखंडित होता है तो उससे फैटी एसिड बनता है और ग्लिसरॉल बनता है। और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है ये आपस में किससे जुड़ा हुआ होता है? ये बॉन्डिंग कौन सी होती है? जैसे हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और यहां पर क्या बॉन्ड होता है? यहां पर ईस्टर बॉन्ड होता है। ये दो तीन बहुत बेसिक टर्म हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, इसको जरूर याद रखिएगा।
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये फैट बनाते हैं मिलकर, ये आपस में जुड़े किससे होते हैं, ईस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और इस प्रक्रिया में भी जल का एक अणु मुक्त होता है, अतः इसे निर्जलीकरण जो है या डिहाइड्रेशन जो है संघनन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब फैट जो है एक कॉमन जो है लैंग्वेज का टर्म है, लेकिन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में चलें तो इसको जो है आप लिपिड कहेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यानी लिपिड का प्रयोग जो है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में करना चाहिए। तो लिपिड्स में क्या होती है, पोलराइजेशन नहीं होता है, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। आप कोई तेल लीजिए और उसको पानी में मिलाने का प्रयास करिए तो मिक्स नहीं होगा, उसकी सतह पर तैरता रहेगा। तेल जो है हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं क्योंकि उसमें पोलराइजेशन नहीं होता है, वो पानी से दूर भागने की उनकी प्रवृत्ति होती है। अर्थात जल तथा ध्रुवीय विलायकों में ये अघुलनशील और अध्रुवीय विलायक यानी नॉन पोलराइज्ड जो सॉल्वेंट्स हैं, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, इसमें ये घुल जाते हैं। यानी अगर फैट को घोलना है तो बेंजीन, ईथर, एसीटोन जैसे जो है नॉन पोलर अध्रुवीय विलायकों का यूज किया जाएगा। लिपिड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ब्लूर ने किया था, BLLOR, ब्लूर ने, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले लिपिड टर्म को जो है क्वाइन किया था। ये माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, जबकि प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जो है मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो का अर्थ जो है बड़े से लिया जाता है और माइक्रो का अर्थ छोटे से लिया जाता है। अब CHO जो है कार्बोहाइड्रेट का भी जो है मुख्य घटक था, और इसमें भी CHO के बने होते, परंतु इसमें O की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इनका अधिक ऑक्सीडेशन होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन कम होती है इसलिए इनका ऑक्सीडाइजेशन ज़्यादा होता है, और इसमें 2.5 गुना ज़्यादा ऊर्जा होती है ग्लूकोज से, यानी कार्बोहाइड्रेट से फैट में 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है। जो कल के लेक्चर मैंने कैलोरीफिक वैल्यू आपको बताई थी वो ध्यान करिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स को किन जो है मेजर भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड की, जिसको साधारण वसा कहेंगे, उसके बाद कंपाउंड लिपिड की, जिसको हम संयुक्त वसा कहेंगे, और तीसरे नंबर पर डेरिवेटिव्स कहते हैं, जिसको हम एक अलग टर्मिनोलॉजी में स्टेरॉयड कहते हैं। स्टेरॉयड टर्म आप बहुत यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स की। तो ये सिंपल लिपिड्स जो है ये सरल वसाएं होती हैं जो केवल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनी होती हैं। ये किससे बनी होती हैं, केवल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनी होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मोम, जैसे वैक्स होता है, और जितनी भी जंतु और पादप यानी एनिमल और प्लांट्स की वसाएं होती हैं वो सभी जो है सिंपल लिपिड्स होती हैं। साथ में वेजिटेबल ऑयल जो हम जो है सब्जी उससे पौधों से प्राप्त करते हैं, तो ये सभी जो है कैसी वसाएं हैं, ये सभी सिंपल लिपिड्स हैं। अब इसमें सिंपल लिपिड्स में जो 2 पार्ट पाए जाते हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड क्या होता है, ये कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसमें एक तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जिसको COOH कहते हैं, और दूसरी रूप से नॉन पोलर जो है CH3 होता है। तो इसको जो है कैसे हम जो है जोड़ से CH3 CH2 होल 12 और COOH। तो ये जो है इसको इस तरह से, खैर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे चलते हैं। फिर इनका इस्तेमाल साबुन बनाने में भी किया जाता है। साबुन वसीय अम्लों का के लवण होते हैं, यानी जो फैटी एसिड होते हैं इन्हीं से जो है साबुन बनाने का जो मुख्य काम किया जाता है। अब वो किस तरह से बनता है, ये रिएक्शन लिखी हुई है। अब अगला जो इसका सेगमेंट होता है, जो इसका दूसरा घटक होता है, वो क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। ये क्या होते हैं, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं जिसमें कार्बन 3 वाली श्रृंखला पर हाइड्रोक्सी OH समूह जो है लगा होता है। अब सिंपल जो फैट्स हैं, साधारण वसाएं, वो 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ से आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, क्योंकि आपसे यही पूछा जाता है सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। इन वसाओं के वसीय अम्लों में कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, यानी ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये संतृप्त वसाएं होती हैं। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है
तो वो सैचुरेटेड फैट्स हैं और ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाने वाले फैट्स होते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? घी, चर्बी, मक्खन, नारियल का तेल, ये सभी जो है सैचुरेटेड फैट्स में आते हैं। अनसैचुरेटेड फैट, इनमें पाए जाने वाले फैटी एसिड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिससे ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहते हैं। वेजिटेबल ऑयल, जिसको हम वनस्पति घी कहते हैं, सरसों, मूंगफली, तिल, कपास में पाया जाने वाला जो तेल होता है, ये सभी जो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अब इसका रिडक्शन होता है, इसका अपचयन होता है। तो अनसैचुरेटेड फैट में अगर हाइड्रोजन जोड़कर उससे ऑयल से ठोस घी में बदल दिया जाता है तो वनस्पति घी बनाने में वेजिटेबल ऑयल का ही अपचयन होता है। तो आपने एक रिएक्शन बचपन में पढ़ी होगी जो है कि जो ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, उस पे जो है अगर हाइड्रोजन की क्रिया कराई जाती है तो उस प्रोसेस से जो है क्या प्राप्त होता है? वनस्पति घी, जिसका एक रूप क्या है? डालडा। आप जानते हैं डालडा काफ़ी जो है, डालडा तो पर्याय के रूप में माना जाता है वनस्पति घी का। तो ये जो है रिडक्शन के कारण इसके होता है। आगे चलते हैं। अब कुछ सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट जो है, फैटी एसिड कह लीजिए उसको, कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। तो जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उसका एग्जाम्पल क्या है? लॉरिक एसिड, मिस्टरिक एसिड, पॉमिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और एराकिडिक एसिड, ये सभी कैसी हैं? ये सब सैचुरेटेड फैट्स हैं। और अनसैचुरेटेड या असंतृप्त वसाएं कौन सी हैं? पाल्मियोलिक एसिड, ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेइक एसिड और एरोडेनिक एसिड। तो ये जो है संतृप्त और असंतृप्त जो है, एक बार पूछा भी जा चुका है कि इनमें से कौन सी संतृप्त नहीं है। तो अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, नहीं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, अगर फैट से कोई क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा। पौधों में एराकिनोइडिक एसिड नहीं पाया जाता। पहला पॉइंट, इसको अच्छे से गांठ बांध के याद कर लीजिए। पौधों में एराकिडोनिक एसिड नहीं पाया जाता है। इसके अलावा सारे फैटी एसिड पौधों में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया जो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर जंतुओं के शरीर में 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या फैट्स नहीं पाए जाते हैं। उनका नाम क्या है? लिनोइक एसिड और लिनोलेइक एसिड। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लिनोइक एसिड और लिनोलोइक एसिड। तो ये दोनों ही जो है जंतुओं के शरीर में नहीं पाए जाते हैं और ये जो है हमको बाहर से प्राप्त करना पड़ता है। इसीलिए इसे इसेंशियल फैटी एसिड या अनिवार्य वसीय अम्ल कहा जाता है, जिसे हम भोजन के रूप में बाहर से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जितने भी जो है फैटी एसिड होते हैं वो सब हमारे शरीर में निर्माण उनका होता है, लेकिन लिनोइक और लिनोलोइक एसिड जो है ये दोनों फैटी एसिड्स ऐसे हैं जिनका हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। इसीलिए इसको अनिवार्य वसीय अम्ल या इसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो सब हमारे शरीर में बनते हैं। जंतुओं में लिनोलोइक एसिड से ही एरिडोनोइक एसिड बनता है। एरिडोनोइक एसिड क्या है? आर्किडोनोइक एसिड, जो पौधों में नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतुओं में जब लिनोलोइक एसिड आता है उसी से जो है एरिडोनोइक एसिड बनता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर जरूरी हैं। तो अगले टाइप का जो फैट है वो कौन सा है? कंपाउंड लिपिड। लेकिन इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि आपके जो है एकदम से जो है ज़्यादा हो जाएगा अगर देखा जाए तो। इस लेक्चर को जरूर दोहरा लीजिएगा। अगला लेक्चर आने से पहले तक जो है इसको कम से कम आपने एक बार देख ही लिया है, एक बार और देख लीजिएगा, जिससे आपको कुछ फैक्ट्स आराम से याद हो जाए, थोड़ा आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा सा जो है इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं आप में से उनके लिए थोड़ा ये टफ हो सकता है, लेकिन विश्वास मानिए इसमें जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसको जो है अच्छे से समझने का प्रयास करिए। इसीलिए मैं एक दिन में जो है उसको आगे और नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो
कंपाउंड लिपिड को हम अगले उसमें लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और साथ में ही जो है लिपिड के बाद जो है प्रोटीन का जो है नंबर आ जाएगा, तो उसके बाद हम प्रोटीन भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।